जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो मान लीजिए, माना वस्तु को 100 रुपये में खरीदा जा रहा है। माना वस्तु को 100 रुपये में खरीदा जा रहा है। माना वस्तु को 100 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो एक पर उसे 13% की हानि हो रही है। एक पर उसे 13% की हानि हो रही है। 100 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 87 बचेगा। 87% बचेगा। तो इसे क्या लिख सकते? 87% चिन्हाते बटे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और एक पर उसे 14% का लाभ होता है। एक पर उसे 14% का लाभ होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 में 14 जोड़ देंगे। 100 में 14 जोड़ेंगे क्या होगा? 114 बटे परसेंटेज नते बटे 100 बराबर कुल लाभ कितना प्राप्त होता है? बराबर कुल लाभ प्राप्त होता है 162 रुपया। बराबर कुल लाभ प्राप्त होता है 162 रुपया। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? सवाल लग गया और कहा है दोनों में अंतर। दोनों का अंतर कहा है, तो दोनों का अंतर कहा है, तो अंतर कहा है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अगर नहीं कहता दोनों का योग, तो यहाँ क्या लगाते हैं? धन का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन क्या कहा है? दोनों का अंतर कहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब क्या करेंगे? अब हम सवाल को सेट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 100 यहाँ है, 100 यहाँ है। 100 का एलसीएम क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, 100 होगा। फिर क्या है? 87 माइनस 114 बराबर 162 के। 87 और 114 का अंतर लेंगे कितना होगा? 87 और 114 का अंतर लेंगे कितना होगा? 27 होगा। 27 बटे 100 बराबर 162 के। 27 बटे 100 बराबर 162 के। सबको समझ में आया होगा। बीच में बराबर चिन्ह है, जो आमने सामने कटने लायक, उसको क्या करेंगे? काट लेंगे। देखिए काट रहे हैं, 3 से काटे 3 9 27, 3 5 15, 3 चौके 12, 9 से काटे 9 छक 54। अब देखिए कटने लायक है आमने सामने कुछ। अब कुछ नहीं कटने लायक हो तो क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर लेंगे। 100 का गुणा 6 में करेंगे क्या होगा? 600। 600 क्या हो गया? यही क्रय मूल्य हो गया। 600 क्या हो गया? ही क्रय मूल्य हो गया। 600 ही क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। 600 यही क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। चलते इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा है? एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है, एक खंभे को पार करने में कितना समय लगी? एक खंभे को पार करने में एक कितना समय लगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, और देखिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, और देखेंगे कि गति क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है और गति क्या है? गति 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। किलोमीटर प्रति सेकंड को ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति हावर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5/18 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब सवाल लगाते हैं, चलते हैं। कहा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो 100 लिख दीजिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, तो अब क्या कहा है? जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है। जिसकी गति बराबर कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है। जिसकी चाल क्या है? 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है। एक खंभे को पार करने में कितना समय लगी? हमें क्या बताना है? समय बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 100 बराबर 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है, तो इसको किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना तो समझ में सबको आया होगा। इतना समझ में सबको आया। अब क्या करेंगे? अब हमारा सवाल लग गया। क्या करेंगे? देखिए काटिए, 50 से काटिए 100 को। 50 दूना 100। कट गया कि नहीं कट गया? अब क्या बचा है? अब कटने लायक है? कुछ नहीं कटने लायक है, तो क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। 2 का गुणा 18 में करेंगे क्या होगा? क्या होगा? 36। नीचे आएगा क्या हो जाएगा? बटे 5 हो जाएगा। 36/5 मीटर प्रति
सेकंड। ये समझ में आया कहाँ से आया? 36/5 मीटर प्रति सेकंड कहाँ से आया? समझ में आया? सबको आया। अब क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे क्या बढ़ जाएगा? 5 7 35, 5 7 35, एक बचा है तो यहाँ 10 फ्लो बढ़ाएंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा? 10। 5 7 35, 5 दूना 10। क्या आंसर होगा? 7.2 मीटर प्रति सेकेंड। 7.2 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। 7.2 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया? आंसर हो गया। 7.2 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? कह रहा है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर है। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये पता करेंगे, एक क्वेश्चन फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है तो पता करेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब किसका? घन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। और फिर क्या पूछा है? घन का आयतन पूछा है। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? a² होता है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है a²। घन का आयतन बराबर होता है a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² होता है। तो अब क्या करना है? अब हमारा सवाल लग गया, हमें कुछ नहीं करना है। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6² है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² बराबर कितने के दिया है? 150 वर्ग सेंटीमीटर के दिया है। 150 वर्ग सेंटीमीटर के दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। अब क्या करेंगे? 6 से काटिए। 6 से काटेंगे क्या बन जाएगा? 6 दूना 12, कितना बचा? वहाँ 3 बचा तो बन गया कितना? 30। तो क्या करेंगे? 6 5 30, 6 5 30। अब क्या? a² बराबर 25 है तो a बराबर क्या होगा? √25। तो a बराबर √25 हो गया तो a का मान क्या होगा? a का मान हो गया 5। तो a का मान क्या हो गया? 5। सबको समझ में आया कि नहीं आया? a का मान 5 कहाँ से आया? समझ में आया कि नहीं? a का मान 5 कहाँ से आया? समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे? अब पूछा है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है a²। तो a का मान क्या है? a का मान 5 है तो a की जगह ये 5 रख देंगे, स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो? 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इस क्वेश्चन चलते, इस क्वेश्चन में क्या कहता है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण 68 अंश है तो उसका शीर्ष कोण क्या होगा? तो उसका शीर्ष कोण क्या होगा? सबसे पहले हम पता करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले हम पता करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वह क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। समझिएगा, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक क्या बना रहे हैं? एक त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज है, अब क्या करेंगे? मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, ए भुजा समान है और ए भुजा समान है। त्रिभुज का आधार कोण का है 68 अंश। ए आधार कोण 68 अंश है तो हमें क्या बताना? उसका शीर्ष कोण बताना है। तो हमें उसका क्या बताना है? शीर्ष कोण बताना है। तो उसका हमें शीर्ष कोण बताना है। तो उसका हमें शीर्ष कोण बताना है। तो हमें इसका शीर्ष कोण बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश के। त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर होता है 180 अंश के। एक त्रिभुज का आधार कोण 68 अंश है तो ये भी कितना होगा? 68 अंश होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्या करेंगे? अब हमें शीर्ष कोण बताना है।
तो अब हमें क्या बताना है, शीर्ष कोण बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है क्या, 180 अंश। तो अब हम क्या करेंगे, 180 अंश से हाई 68 अंश और ए 68 अंश को जोड़ लेंगे। 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। 68 और 68 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 68 अंश फिर 68, 8 8 16 के 6 हाथ में आया, 1 6 6 12 1 13, 136 अंश आया। 136 समझ में आया, कहाँ से आया, 136 अंश आया। इसमें से घटा दीजिए, माइनस 136 अंश घटा दीजिए। क्या करेंगे, 10 में फिर 6 आएगा, क्या बचेगा 4, 17 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 4, क्या हो जाएगा 44 अंश। ये 44 अंश क्या हो गया, आंसर हो गया। तो शीर्ष कोण क्या होगा, शीर्ष कोण बराबर 44 अंश होगा। शीर्ष कोण बराबर कितना होगा, शीर्ष कोण बराबर 44 अंश होगा। शीर्ष कोण बराबर क्या होगा, 44 अंश होगा। इस क्वेश्चन में चलते कहा है, क्या कहता है, कह रहा एक तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे कोष्टक में आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे कोष्टक में आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये क्या है, त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 90 अंश का कोण यही बनता है कि नहीं, ये 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। समझ में आया कि नहीं होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, आधार हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। कहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या है कि लंब मान लीजिए 3 है, आधार क्या है, 4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार क्या है, 4 गुणे ऊंचाई कितना है, लंब, मतलब ऊंचाई कितना है, लंब 3 है। क्या करेंगे, 2 से काटे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। 6 सेंटीमीटर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया।